नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र। मध्य प्रदेश की अब तक की 4 बड़ी खबरों पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। परशुराम जयंती के मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कड़े तेवर दिखाए। नंबर 2, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। खरगोन कर्फ्यू पर दिग्गी ने सरकार को सीधे सीधे घेरा है और एमपी में पावर कट पर पॉलिटिक्स अब बहुत तेज हो गई है। तो ये अब तक की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर परिसर में भगवान परशुराम की अष्टधातु से बनी 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। बड़े ऐलान किए। सीएम शिवराज ने परशुराम के चरित्र को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देने की भी ये बात कही है। संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। वहीं जब तक पद नहीं भरे जाएंगे तब तक अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। सीएम ने कहा कि मंदिर से लगी जमीनें सरकार नीलाम नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुजारियों को 5,000 रुपए मानदेय भी दिए जाएंगे। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि राज्य में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने का अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी मौजूद रहे। अभी तो किताबें छप गई होंगी। मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुला के निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम जी के चरित्र का पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। हमने संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ की है। 1900 पद तो भर लिए, बाकी संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती जारी रहेगी। कुछ दुष्ट सज्जनता से नहीं मानते, उनके लिए तो दंड उठाना ही पड़ता है। जब तक उनको कुचल ना दो, वो तो ऐसी पूंछ की तरह जो कितनी भी पोंगरी डालो सीधी नहीं होती। रायसेन दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोजपुर में कई बातों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे। भोजपुर के अब्दुल्लागंज नगर के किरार समाज के सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। भोपाल में बनने वाले मांगलिक भवन के लिए सांसद रमाकांत भार्गव और विधायक सुरेंद्र पटवा से 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी। मुख्यमंत्री ने भी 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। गरीब से गरीब लोग वो 100 रुपया दे, 50 रुपया दो, वो मिलन है। हर एक ईंट से समाज के पसीने की खुशबू आनी चाहिए कि सबके सहयोग से और बनेगा पूरा। हम तो बनेगा, बाकी चिंता मत करना, सब आनंद से पूरा होगा। खरगोन में आज 3 बड़े त्योहारों को देखते हुए पूरे दिन कर्फ्यू रहा। आज ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों को खरगोन के लोगों ने घर में मनाया। शहर के संवेदनशील इलाकों में करीब 1300 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। वहीं कर्फ्यू के दौरान एसपी, कलेक्टर समेत एडीएम, एसडीएम दिन भर संवेदनशील इलाकों का जायजा लेते रहे। कलेक्टर ने बताया कि आज सभी समुदाय के लोगों ने निर्णय लिया है कि सभी अपने अपने घरों में त्योहार को मनाएंगे और लोगों ने इस निर्णय को पालन करने के लिए पूरा सहयोग दिया है। सभी समुदाय से जो है ये उन्होंने स्वयं निर्णय लिया है, अपने अपने त्यौहार जो है घर में मनाए हैं। उसके हिसाब से जो है सभी लोग ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और घर में जो है त्यौहार मनाए हैं। आज के बाद हमने कल भी शांति समिति का मीटिंग रखे हैं जो आगे का निर्णय लेने के लिए। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। करीब 1300 का फोर्स जो है अभी फील्ड पर उपस्थित है, जो सभी चेक पॉइंट्स पे और संवेदनशील एरियाज़ को कवर किए हुए हैं। इसके अलावा ड्रोन के द्वारा सर्विलेंस किया जा रहा है, सीसीटीवी सर्विलेंस भी देखा जा रहा है। और हमारा जो रिजर्व बल है वो मेन जो दंगे के जो क्षेत्र थे वहाँ पर हम लोगों ने रिजर्व बल तैनात किया। राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने खरगोन में आज भी कर्फ्यू लगे होने के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों पक्ष के जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते बाद भी कर्फ्यू लगा है, ये प्रशासन की सफलता है। जांच हो और जांच के बाद हिंदू मुसलमान जो भी हो दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि जब मैं 10 साल मुख्यमंत्री रहा, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद माहौल बिगड़ा, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ। कुछ घटनाएं जरूर हुई लेकिन उसे जल्द कंट्रोल कर लिया गया। एडिशनल एसपी के रोकने के बावजूद भी बैरियर जबरदस्ती हटाकर वे मस्जिद के रास्ते पर गए
ये सब बात की जांच होनी चाहिए। शांति समिति बनाकर सब चीज़ नॉर्मल कर देते तो आज कर्फ्यू की जरूरत नहीं थी। आज भगवान परशुराम की जयंती भी मनती, आज अक्षय तृतीया में शादी ब्याह भी होते, आज वहाँ ईद भी मनती। ये सब के सब त्यौहार एक तरफ रह गए आपके कानून व्यवस्था के फेलर की वजह से। दिग्विजय सिंह जी लगातार एक दूसरे के खिलाफ जिस प्रकार से समुदायों को खड़ा करने का काम करते हैं, वही कारण है कि कांग्रेस आज गर्त में जा रही है। ये सत्य और तथ्य के साथ में खड़े नहीं होते, ये केवल और केवल भावनाएं भड़काकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस के झूठे वादों से जनता अच्छी तरह वाकिफ है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों ने यह तय कर लिया है कि वो कांग्रेस को घर बैठाकर पेंशन देंगे। कर्मचारियों ने मन बना लिया इनको घर बिठाने का, घर बैठे पेंशन देने का, क्योंकि पहले ये इनकी घोषणाएं देख चुके हैं, चाहे किसान कर्ज माफी की हो, चाहे पेंशन से जुड़ी हुई हो या अन्य कर्मचारियों से जुड़ी हुई हो। एक भी वादा पूरा नहीं किया था, इसलिए इनको ही पेंशन देंगे, अब कर्मचारी देंगे। शिवराज सिंह जी की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, ये साबित हो गया। ये बैठ के ही कर सकते हैं और बैठ के करें, किसने रोका है? बाकी आप चिंता किसी को भी नहीं है इन बैठकों की। मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठन महामंत्री के बदलाव के बाद अब 3 नए सह संगठन मंत्रियों की तैनाती जल्दी की जाएगी। इन महामंत्रियों की तैनाती को अंतिम रूप नागपुर में संघ पदाधिकारियों और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बैठक के बाद दिया जाएगा। संगठन चाहता है कि इन पदों पर जल्द संघ के पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाए। बीजेपी में संघ के महाकौशल, मध्य भारत और मालवा प्रांत की तर्ज पर सह संगठन मंत्रियों की तैनाती की जानी है, जिसे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सहमति दे चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को प्रमोट कर प्रदेश संगठन महामंत्री बना दिया गया। इसके बाद प्रदेश सह संगठन महामंत्री का पद रिक्त है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का विवेकाधिकार है और वो प्रदेश के नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करते हुए माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी संगठन महामंत्री या सह संगठन महामंत्री नियुक्त करते हैं। इस बारे में कोई दूसरा टिप्पणी करने का अधिकारी भी नहीं है। हम तो शुरुआत से कहते हैं कि भाजपा पूरी राजनीतिक दल, पूरी पार्टी, हर राज्य की सरकारें, प्रधानमंत्री खुद नागपुर से ही चलाए जाते हैं, वहीं से नियुक्त किए जाते हैं। आपने देखा कई बार कई राज्यों के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर वहां हाजिरी देते हैं, अपने काम का ब्यौरा देते हैं। और वैसे जहां तक प्रचार की बात है तो भाजपा करती क्या है, सदैव प्रचार करती है। सागर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सांसद राज बहादुर सिंह को आमंत्रित नहीं करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर सांसद ने कहा है कि वो मामले की शिकायत दिल्ली में शिक्षा मंत्री से करेंगे, जबकि आयोजन से पहले कुलपति का कहना था कि सभी को आमंत्रण भेजा गया है। तो इधर सांसद किसी भी तरह से आमंत्रण मिलने से इनकार कर रहे हैं। राज बहादुर ने कहा कि कुलपति विश्वविद्यालय को जेएनयू बनाने का प्रयास कर रही है। मामले पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सांसद को विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करना खेदजनक है। उन्होंने उचित प्लेटफॉर्म पर कुलपति की शिकायत करने की बात भी कही है। नहीं, हम लोगों ने देखिए अप्रोच सबको किया है और जिनकी कंसेंट मिल गई है उन सबको हम लोगों ने इंक्लूड। केंद्रीय विश्वविद्यालय है और सांसद को ना बुलाना ये उचित नहीं है और इस संबंध में हम लोग उचित फोरम में बात करेंगे कि हम इसको जेएनयू की तर्ज पर नहीं ले जाने देंगे। जिस प्रकार की गतिविधियां अभी वहाँ पे संचालित हैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार वहाँ पे हो रहा है, इस विषय को लेके हम सब लोग 5 तारीख के बाद एक बड़ा निर्णय करने वाले हैं और आप लोगों के माध्यम से ये विषय आने वाला है। भीषण गर्मी के साथ ही इंदौर में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। बिजली कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक इस बार इंदौर में बिजली खपत के सभी रिकॉर्ड पुराने टूट गए। अप्रैल महीने में 32 करोड़ बिजली यूनिट की खपत हुई है। औसतन प्रतिदिन 1.07 करोड़ यूनिट की खपत हो रही है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा है। एक तरफ कोयले के संकट की वजह से बिजली कटौती भी बढ़ने लगी है, साथ आने वाले दिनों में इंदौर में बिजली कटौती की परेशानी बढ़ सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि कोयले की आपूर्ति को लेकर पहले कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही है।
जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। प्रदेश की बात करें तो 22,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता करने का दावा करने वाली बिजली कंपनियां औसतन 12,000 मेगावाट बिजली की भी सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। प्रदेश में बिजली की मांग और सप्लाई में रोजाना 1 से 1,500 मेगावाट का गैप आ रहा है। इसकी भरपाई कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे तक की अघोषित बिजली कटौती करके की जा रही है। सीधे सीधे सरकार का मिसमैनेजमेंट है। जैसे जैसे रेट कम आ रहे हैं, कोयले की आपूर्ति कम होगी, बिजली संकट गहराएगा, ये सरकार को पता था, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई भी प्रयास नहीं करे। आने वाला समय और खराब आने वाला है। गर्मी में बिजली की आवश्यकता और बढ़ेगी, छोटे छोटे लघु उद्योग बंद हो जाएंगे, क्योंकि बिजली की जब पूर्ति नहीं हो पाएगी तो उद्योग कैसे चलेंगे। ऐसे बिजली को लेकर एक अफवाह का निर्माण करा गया। ना तो संभाग मुख्यालयों पर कटौती हो रही है, ना जिला मुख्यालयों पर कटौती हो रही। स्वाभाविक रूप से चूंकि गर्मी में निरंतर एसी चलता है, कूलर चलता है, रात दिन बिजली का जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ी सी कहीं कठिनाई हो सकती है, पर बिजली संकट जैसा कुछ भी नहीं है। लोग पीड़ित है, परेशान है। वो बिजली की समस्या से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। कि किसी गांव में अगर एक ट्यूबवेल है, वो लाइट गोल हो गई तो उसको पानी भी नहीं मिल पा रहा। लोग पानी के लिए तरस रहे बिजली के कारण। साल गर्मी जो है पिछले साल के कंपैरिजन में जल्दी आ गई। पहला तो ये कारण है कि गर्मी अचानक बढ़ने से जो है डिमांड बढ़ गई। घरेलू मूंग का जो रकबा है, किसान बंधुओं ने मूंग के रकबे में वृद्धि की है। नेचुरली जो है कुछ बिजली की कुछ अनएक्सपेक्टेड कटौती आवश्यकता अनुसार करना पड़ती है। जब जरूरत होती है तो कटौती कर लेते, और जैसे ही डिमांड नॉर्मल होती है या डिमांड कहीं से कम हो जाती है तो फिर सप्लाई नॉर्मल कर दी जाती है। कोयले की कमी के कारण गहराते बिजली संकट के बीच रेलवे ने यात्री ट्रेनों की बजाय कोल रैक को प्राथमिकता देना तेज कर दिया है। खासतौर पर कोल ब्लॉक और थर्मल पावर प्लांट्स वाली 4 रूटों पर मालगाड़ियों को बिना देरी के 24 घंटे चलाया जा रहा है। इनमें कटनी सिंगरौली रूट, बीना कटनी रूट और इटारसी जबलपुर कटनी रूट पर यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को पास किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक 1 अप्रैल से 2 मई तक करीब 32 दिनों में कोयले के 84 रैक लोड किए गए हैं, जबकि करीब 1000 रैक अनलोड किए गए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे में आने वाले 5 थर्मल, बल्कि इसकी संख्या 3 और बढ़ा लीजिए, 8 थर्मल पावर प्लांट में से 4 कोटा मंडल और 2 जबलपुर और भोपाल मंडल में आते हैं, जहां मालगाड़ियों के संचालन को प्राथमिकता दी जा रही है। कोल ट्रांसपोर्टेशन टू द थर्मल पावर प्लांट्स बहुत तेजी से किया जा रहा है। यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है कोल रेक्स को, सो दैट जो टर्न अराउंड है कोल रेक्स का वो भी बढ़े और जल्दी से जल्दी कोयला थर्मल पावर स्टेशन तक पहुंचे। देश भर में कोयला संकट के चलते ब्लैकआउट की आशंका बढ़ती जा रही है और इसका सीधा सीधा असर पावर प्लांट में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लांट में जितना कोयला चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, जिससे बिजली संकट में खतरा गहरा गया है। दरअसल सोमवार को खंडवा के सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में कोयले की 6 रैक ली गई है, जबकि रोजाना 8 से 9 रैक की जरूरत होती है और आई 6। अभी प्लांट के अंदर 1,25,000 टन कोयला है और अगर आपूर्ति हर दिन 6 रैक की होती है तो 3 से 4 दिनों में कोयला समाप्त हो सकता है। इसका सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ेगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि कोयला संकट के बीच सिंगाजी परियोजना की 1 या 2 यूनिट को बंद भी करना पड़ सकता है। पिछले महीने में 240 रैक कोयले के आए थे, लेकिन इस महीने रैक की संख्या कम हो गई। गुना जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र के जोगीपुर पर बने टोल प्लाजा पर विवाद के बाद कुछ लोगों ने धारदार हथियार और चाकुओं से टोल में काम कर रहे 4 कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिनमें से 4 लोगों की स्थिति खराब है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। दरअसल टोल पर फास्टैग काम नहीं करने के बाद राशि नहीं देने के नाम पर विवाद हुआ, यानी पैसे नहीं दिए, उसके बाद विवाद हुआ, जिसके बाद लोगों ने टोल कर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मुरैना जिले में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ठेकेदार ने माफिया के शराब को पकड़वाकर पुलिस के हवाले कर दिया था, जिससे नाराज माफिया के गुर्गों ने ठेकेदार के ऑफिस में पहुंचकर उससे मारपीट की और मोबाइल कैश लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके में पुलिस ने नकली दूध और पनीर बनाने वाले के घर पर छापेमारी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम आरोपी मोहन सक्सेना के घर पर दबिश दी, जहां पर बड़ी मात्रा में नकली दूध और पनीर के साथ खतरनाक केमिकल मिला। आरोपी से जब मामले में पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ उसने लंबे समय से शादियों में इसी को सप्लाई किया, ऐसा उसने कहा। बहरहाल पुलिस ने 100 किलो पनीर, 300 लीटर नकली दूध और रिफाइन RM केमिकल समेत कई खतरनाक केमिकल को जब्त करने का काम किया है।
ऋषि गालव कॉलेज के पास में एक गली में मोहन डेयरी का संचालन मोहन सक्सेना द्वारा किया जा रहा है, जिस पर से आज फूड विभाग के साथ मिलकर यहाँ दबिश दी गई है। तो 80 किलो पनीर मिला है और 250 केजी सपरेटा का दूध मिला है, जिसकी सैंपलिंग कराई जा रही है। इसके सैंपल भेजे जाएंगे, परीक्षण के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। केमिकल वगैरह मिले, इसकी जांच फूड विभाग द्वारा की जा रही है। उनके प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने जल हट अभियान लाने की तैयारी में है, जिसके तहत तालाबों के गहरीकरण, सौंदर्यीकरण, तालाब पर होने वाले अतिक्रमण को रोकने के साथ जल संरक्षण की दिशा में काम किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से इंदौर जिले के अधिकतर गांव में पानी पहुंचाने का प्रयास भी किया जाएगा। इंदौर नगर निगम ने तालाबों से अतिक्रमण हटाकर पक्की तार फेसिंग करने की तैयारी भी कर ली है, जिसको लेकर अधिकारियों को 1 माह में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तालाबों का उन्नयन हो, तालाबों का गहरीकरण हो, तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, तालाबों में वृक्षारोपण हो और तालाब अतिक्रमण मुक्त हो। कितना बड़ा भी हो, सबका तालाब के अतिक्रमण हटाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। जबलपुर स्मार्ट सिटी ने मदन महल पहाड़ी को संवारने की कवायद शुरू कर दी। इसके तहत नगर निगम कब्जा मुक्त पहाड़ी पर नए सिरे से पौधारोपण करने जा रहा है, ताकि जबलपुर में पहाड़ों को उनका पुराना स्वरूप मिल सके। हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर पहाड़ी को कब्जा मुक्त कराया। नगर निगम के मुताबिक करीब 100 एकड़ के क्षेत्र को 3 लेयर में संवारा जा रहा है। इसके तहत स्मार्ट सिटी मदन महल पहाड़ी पर फलदार पौधों के साथ 14 किस्म के पौधे रोपेगा। पहाड़ी के 30 एकड़ एरिया में 20,000 से ज्यादा पौधे रोपे जा चुके हैं। जैविक तरीके अपनाकर वहाँ सीताफल लगाना चाहते हैं, ताकि पहाड़ी हमारी अपनी मूल स्वरूप में आ सके, हमारी सीताफल पहाड़ी पुनर्जीवित हो सके। अभी 2 किलोमीटर की फेंसिंग कर रहे हैं और हम इसमें करीब 15,000 पौधे लगाएंगे, जिसमें कुछ सीताफल के होंगे, कुछ आंवले के होंगे। मेरा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।